तो प्राचीन इतिहास में जो है आज हम गुप्त काल के बारे में चर्चा करेंगे, जिसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इससे बहुत प्रश्न आते हैं प्राचीन इतिहास से, जिसमें गुप्त वंश से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए पहले ऑनलाइनर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद जो हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा, गुप्त राजवंश का प्रथम शासक कौन था? तो श्रीगुप्त, यानी संस्थापक। पहला जो शासक होता है वही संस्थापक भी होता है। गुप्त राजवंश का प्रथम शासक या संस्थापक पूछे तो श्रीगुप्त। नगरों का क्रमिक पतन किस एक काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। किस काल की? गुप्त काल की। प्राचीन भारत में किस वंश का शासन काल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो अभी बताए थे गुप्त वंश को स्वर्ण युग भी कहा जाता है। गुप्त वंश ने किस अवधि तक शासन किया? तो 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। चलिए आगे है हमारा, समुद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके बाद गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी परम भागवत की उपाधि धारण की। अगला है, गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त प्रथम ने, ध्यान रखिएगा, इसे यही जो है मौर्य वंश के संस्थापक भी थे। चलिए आगे देखेंगे हम लोग, किस गुप्त राजा, पहले ये क्वेश्चन समझिए, गुप्त संवत की स्थापना किस शासक ने की थी? गुप्त संवत की, तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, ध्यान रखिएगा। आगे हमारा, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार किस पतन से संचालित होता था? तो ताम्रलिप्ति। ताम्रलिप्ति, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के शासनकाल तथा सैन्य अभियान के विषय में जानकारी मिलती है। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। पूछे, किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। तो ये चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त शासक के बारे में। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो हमारा था वो था मौर्य वंश का संस्थापक। तो इसमें थोड़ा देख लीजिएगा। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग, गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा को क्या कहते हैं? तो दिनार कहते हैं। ये बहुत प्रश्न आता है कि गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा जो है उसे क्या कहते हैं? तो दिनार। दिल्ली की कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लोह स्तंभ किसकी स्मृति में बनाया गया? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के। ध्यान रखना है, किस शासक को शक विजेता कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। शक विजेता जो है चंद्रगुप्त द्वितीय थे। गुप्त शासकों की प्रमुख उपाधियाँ, श्रीगुप्त, तो इसे आदिराज और महाराज। ये आदिराज बहुत पूछता है कि किस शासक को उपाधि दी गई थी? तो आदिराज को। समुद्रगुप्त के बारे में तो पराक्रमांक। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज, और स्कंदगुप्त को शक्रादित्य शक्रोपम। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य और विक्रमांक। अब गुप्तकालीन अधिकारी देखेंगे हम लोग। महासेनापति जो अधिकारी थे उसे विभाग क्या था? सेना का सर्वोच्च अधिकारी। रणभांडागारिक, तो इसे सेना की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला प्रधान अधिकारी। महासंधि विग्राहक, युद्ध व शांति का प्रधान। महाभंडारकृत, तो राजकीय कोष का प्रधान। महाअक्षपटलिक, तो अभिलेख विभाग का प्रधान। सर्वाध्यक्ष, तो केंद्रीय सचिवालय का प्रधान। महाप्रतिहार, तो राजा प्रसाद का मुख्य सुरक्षा अधिकारी। ध्रुवाधिकरण, तो भूमि का कर वसूल करने वाला विभाग का प्रधान। अग्रहारी, तो दान विभाग का प्रधान। महाबलाधिकारित, तो सेना का सेनापति। महादंडनायक, तो न्यायाधीश। दंडपाशिक, तो पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी। विनय स्थिति स्थापक, तो शिक्षा अधिकारी। आगे देखेंगे हम लोग, गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए कौन प्रसिद्ध था? तो सुश्रुत। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है सुश्रुत। चंद्रगुप्त के नवरत्न में से कौन फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छपनक। चंद्रगुप्त द्वितीय स्वयं एक विद्वान तथा विद्वानों का आश्रयदाता था। उसके दरबार में 9 विद्वानों का एक समूह नवरत्न निवास करता था। किसके? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इनमें कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, शंकु, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटकड़पर, वरामिहिर तथा वररुचि जैसे विद्वान थे। शक एवं गुप्त संवतों के मध्य कितना अंतर है? तो 242 वर्ष का। ध्यान रखिएगा। गुप्तकालीन रजत यानी चांदी मुद्राओं को क्या नाम दिया गया? तो रूपक। रूपक नाम दिया गया।
कुमारगुप्त कालीन मंदसौर अभिलेख में किस श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो तंतुवाय। तंतुवाय। चलिए नीचे का पॉइंट देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित सुपिया का लेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। गुप्तकाल की कृषि व्यवस्था का महत्वपूर्ण लक्षण क्या था? तो सामंतवाद का प्रारंभ। गुप्तकालीन भूमि वर्गीकरण। तो क्षेत्र खेती करने योग्य भूमि, वास्तु यानी निवास करने योग्य भूमि, खेल जो भूमि कृषि योग्य नहीं होती थी, और जंगली भूमि को अपहृत चारागाह जो पशुओं के चरने के लिए छोड़ी गई भूमि होती थी। किस शासक ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे? बहुत पूछता है। प्रवरसेन प्रथम। कायस्थ शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो मुद्रा राक्षस, जो विशाखा दत्त के द्वारा रचित है। ईंटों से निर्मित गुप्तकालीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिठूर, जो कि कानपुर में है। कुमारगुप्त के समय में ही मध्य भारत में रजत सिक्कों का प्रचलन हुआ। उसने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के शासनकाल में की गई थी। ये बहुत पूछता है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किनके काल में हुई थी? कुमारगुप्त के। गुप्त काल में पैठन की प्रसिद्धि का क्या कारण था? तो व्यापारिक मंडी। व्यापारिक मंडी। शतरंज का खेल भारत में गुप्त काल के दौरान प्रारंभ हुआ था, जहाँ इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। भारत से यह ईरान एवं तत्पश्चात यूरोप पहुंचा। गुप्त काल में किस बंदरगाह से दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों को जहाज रवाना होते थे? तो ताम्रलिप्ति। किस चीनी यात्री ने गुप्त काल में भारत की दशा का वर्णन किया? तो फाहियान। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आए थे, ध्यान रखिएगा। भारत हिंदू देवी देवताओं को समर्पित सबसे प्राचीन मंदिर किसके काल में हुआ? तो गुप्त काल में। सती प्रथा का प्रथम अभिलेखिक साक्ष्य एरन से प्राप्त हुआ है। यह 510 ईस्वी का है, जिसमें गोपराज नामक सेनापति की स्त्री की सती होने का उल्लेख है। नीचे है, गुप्त काल में चीन से भारत में किस वस्तु का आयात किया जाता था? तो रेशमी कपड़े का। ये बहुत पूछता है कि गुप्त काल में चीन से जो भारत में किस वस्तु को लाया जाता था? तो रेशमी कपड़े का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गणराज्यों के अंत के लिए कौन उत्तरदायी था? तो समुद्रगुप्त था। गुप्त काल का प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट। गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है अजंता में। विशाखदत्त कृत नामक नाटक देवी चंद्रगुप्तम में उल्लेख मिलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी बड़े भाई रामगुप्त की हत्या की। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, किसके स्वर्ण सिक्के में हीन यानी मिलावट धातु का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो स्कंदगुप्त। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्रों के संवाद किस भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में। नेक्स्ट है हमारा, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो विष्णुगुप्त। प्रथम शासक श्रीगुप्त बता चुके हैं, और गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त। ध्यान रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य को किस कारण से सकारी कहा गया है? तो शकों पर विजय के कारण। किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र बताया गया है? तो प्रयाग अभिलेख को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में आक्रमण किया था, जिसमें समुद्रगुप्त ने हुनों पर विजय प्राप्त की। गुप्त काल में श्रेणियों से बड़ी संस्था जिसकी शिल्प श्रेणियां सदस्य थी को क्या कहा जाता था? तो निगम। अग्रहार से क्या तात्पर्य है? तो ब्राह्मणों को दिया जाने वाला भूदान। विदिशा के पास उदयगिरी बुद्ध गुफाओं का निर्माण किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में ही हुआ था। वाराह गुहा का निर्माण किस देवता के सम्मान में करवाया गया था? तो भगवान विष्णु। भगवान विष्णु। गुप्त साम्राज्य के समकालीन राजवंश और संस्थापक ध्यान रख लीजिएगा। वाकटक राजवंश, तो विंध्य शक्ति सर्वसेन। नाग राजवंश, तो नाग। त्रिकूट राजवंश, तो इंद्रदत्त। हुन राजवंश, तो तोड़मान। सालांकियन राजवंश, तो देववर्मन। विष्णु कुंडियन राजवंश, तो विक्रमेंद्र प्रथम। माथुर राजवंश, अच्युत और आपको शंकर वर्मन। नीचे हमारा, कलहन के अनुसार अशोक ने अपने शासन के 7वें वर्ष में कश्मीर को जीता तथा कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की थी। ध्यान रखिएगा। चलिए अब एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव करेंगे हम लोग गुप्त काल से। चलिए एक एक करके प्रश्न देखते हैं सारे। पहला हमारा, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो बता चुके हैं आप लोगों को, तो बिल्कुल सही, श्रीगुप्त। ऑप्शन सी। शक विजेता किसे माना जाता है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। चलिए निम्नलिखित में से इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चलिए किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाता है? बहुत पूछा जाता है।
तो राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। भारत का नेपोलियन भी इसे कहा जाता है। चलिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तुरंत आ गया प्रश्न, इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर आ जाएगा रुपयक। कालिदास किस राजा के दरबार में थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? वो था तो मेघवर्मन था। और 10वां प्रश्न हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन सा फलित ज्योतिष से संबंधित था? तो छपनक, ऑप्शन सी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा क्या थी? तो संस्कृत था, ऑप्शन डी। शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो ऑप्शन डी, भारत में ही, और गुप्त वंश ने ही किया था। उसके बाद ईरान इराक में जो गया। चलिए, किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो एरन से। मरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया? बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका हो जाएगा गुप्त वंश ने। चलिए, 1 को 2 से मिलाना है अब हम लोग को, प्रसिद्ध लेख और संबंधित शासक से। चलिए, मिलान कर लेते हैं हम लोग आसानी से। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त, बिल्कुल। विलसट स्तंभलेख कुमारगुप्त, भित्री स्तंभलेख स्कंदगुप्त, और मंदसौर अभिलेख तो बंधुवर्मन होगा ही। चलिए, हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? बहुत पूछा जाता है। तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी, भारत के नेपोलियन जिसे कहा जाता है। आगे हमारा, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो यह हो गया था हुनों द्वारा। चलिए, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता था? तो किनको कहा जाता था? समुद्रगुप्त को। फाइजन किसके शासन काल में भारत आया था? तो जस्ट बताया तो चंद्रगुप्त द्वितीय। और एक होहेनसांग भी पूछता है, वो हर्षवर्धन के काल में आया था, ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया था? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा विष्णु शर्मा। पंचतंत्र के लेखक भी थे विष्णु शर्मा। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। किसके शासन के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो गुप्त वंश। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया था? तो प्रवरसेन प्रथम। निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए, आगे हमारा, प्रथम गुप्त शासक जिसमें परम भागवत की उपाधि धारण की, वह कौन था? तो वह था चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी बोलते हैं। गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कि कला एवं साहित्य क्षेत्र के अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण। उन्होंने भारत पर आक्रमण किया था तो स्कंदगुप्त के शासन में। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो 29 का जो राइट आंसर आ जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कारण नहीं था? तो अरब आक्रमण। गुप्त काल में रेशम बुनकरों की श्रेणी ने 437 ईस्वी में एक भव्य सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा मंदसौर अभिलेख, ऑप्शन ए। चलिए, 32 देखते हैं, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ अभिलेख में सक्रोपम कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा कहुम स्तंभ लेख। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा, एक दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। और हाँ, आप लोगों के लिए एक प्रश्न है कि किस युग को स्वर्ण युग यानी स्वर्णकालीन युग कहा जाता है? तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।